क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर, सेकंड है, इसको थर्ड बोलो, है कि नहीं। ये है मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मैट्रिक्स जो है ना वो सिंगुलर वर्ड हो गया और मैट्रिसेस जो है ना वो प्लूरल वर्ड हो गया। तो जनरली लोग मैट्रिक्स मैट्रिसेस बोलते रहते हैं, तो मतलब लगभग सेम ही चीज समझिएगा, है कि नहीं। मैट्रिक्स कौन सी है, सिंगुलर, और उसी का प्लूरल हो जाएगा मैट्रिसेस। क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं, आव्यूह। तो जनरली हम लोग मैट्रिक्स ही बोलेंगे इसको, अब आव्यूह ना बोलेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आव्यूह है क्या, मैट्रिक्स है क्या, इसकी जरूरत हम लोग को क्यों पड़ा। तो इसकी जरूरत जो है ना आगे जाओगे आप तो कंप्यूटर में, या जैसे मान लो कि कैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं रैखिक समीकरण युग, तो उसमें क्या होता था कि अपने पास दो समीकरण होता था, इस टाइप का दो समीकरण मिलता था, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको 1 1 1 कर, पहला इक्वेशन हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दो ठो था ना, तो इसको हम लोग युग्म बोलते थे। इसी तरह का बहुत सारा इक्वेशन आ जाए ना तो उसको हम लोग निकाय बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं उसको, याद रहेगा ना। तो इसी तरह से जब हमारे पास इस तरह से दो या दो से अधिक इक्वेशन जब आया, रैखिक समीकरण जब आया, जिसको हम समीकरण निकाय बोलते हैं, तो उसको हल करने के लिए हमें एक अलग तरह की विधि की जरूरत पड़ा, और वो विधि क्या चीज है, आव्यूह है। क्या चीज है, आव्यूह है। तो एक तो इस तरह का जब समस्या अपने पास आया तो एक अलग तरह का विधि का हमने आविष्कार किया, और उस विधि को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। दूसरा चीज कि ये विधि जो है ना बहुत लंबे चौड़े मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक छोटा करके हमको देता है। जैसे मान लो कि 3 विद्यार्थी है, एक है मोनू, दूसरा है भोलू और तीसरा है टोनू। 3 विद्यार्थी हैं, और ये तीनों विद्यार्थी जो है ना मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों का वो टेस्ट देते हैं, तीनों का टेस्ट देते हैं। तो मोनू जो है मैथ में लाता है, मान लो मैथ में लाता है 99%, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स में लाता है 80%, क्योंकि फिजिक्स जनरली विद्यार्थी को थोड़ा सा भाष लगता है। नहीं, केमिस्ट्री ये लाता है, चलो मान लो ये ला दिया 70%। कौन लाया, मोनू। तो कोई जरूरी नहीं कि हर विद्यार्थी मैथ में 99 लाए, तो हो सकता है भोलू ला दिया 80%, ठीक है ना। अच्छा, फिजिक्स में ये ला दिया 99% और यहाँ पर आ गया 80%। नहीं, और टोनू ला दिया 70%, ये ला दिया आपका 90% और ये ला दिया आपका फिर मान लो 78%, ये वाला। नहीं, अब इस चीज को लिखने का एक तरीका कि हम इसको ऐसे लिखें कि मोनू जो है, मोनू मैथ में 99%, फिर कॉमा फिजिक्स में 80%, कॉमा केमिस्ट्री में 70% लाया। फिर हम लिखेंगे पुनः भोलू मैथ में 80%, फिजिक्स में 99%, केमिस्ट्री में 80% लाया। पुनः टोनू मैथ में 70%, फिजिक्स में 90% और केमिस्ट्री में 78% लाया। एक ये भी तरीका होगा, इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करके, इस तरह से लिख करके इस चीज को हम व्यक्त करें। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, कि इसको हम कुछ इस तरह से लिख दें, तो उससे छोटा हो गया, आपका टाइम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आपका टाइम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कि हम क्या करेंगे, इसमें हम विद्यार्थियों का नाम दे देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे, क्रम से इस तरह से लिख देंगे। तो अब यहाँ पर यदि हम क्या करें, कि इसको हम यहाँ से
इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, इसको हम अलग कर देते हैं, इस तरह से अलग कर देते हैं। अब हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैथ का ऑर्डर हो गया, ये हो गया आपका फिजिक्स का, ये क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री का हो गया। तो इससे भी शॉर्टकट में ये वाला हो गया आपका। अब इसको हम क्या करते हैं, सुंदर लगने के लिए, क्या लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगे, यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट। अब ये बड़ा ब्रैकेट भी हो सकता है या छोटा स्मॉल ब्रैकेट भी हो सकता है। तो ये एक लिखने का तरीका हो गया। तो ये जो लिखने का तरीका जो है ना, इसी तरीका को हम लोग बोलते हैं कौन सी, आव्यूह बोलते हैं। तो आव्यूह कोई किसी मतलब कोई वस्तु का नाम नहीं है, एक ये तरीका है लिखने का। अब वो तरीका में क्या होता है कि हम संख्याओं को जो है ना एक क्रम में लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला देख रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। आप लोग पढ़े हो ना ग्राफ वगैरह में, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। नहीं, तो ये वाला जो आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज। क्या चीज, तो क्षैतिज कतार हो गया ये हो गया ऊर्ध्वाधर कतार, ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर कतार हो गया। तो ये हो गया क्षैतिज कतार। तो क्षैतिज कतार को हम लोग जनरली बोलते हैं पंक्ति, क्या बोलते हैं, रो बोला जाता है इसको। मैथमेटिक्स में अभी में हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज कतार को रो पंक्ति बोलेंगे। तो ध्यान दो यहाँ पर ये आपका पहला पंक्ति हो गया, ये आपका हो गया पहला पंक्ति। ध्यान दो कि ये हो गया आपका पहला पंक्ति। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरा पंक्ति हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा पंक्ति हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा पर देखो ये सभी संख्या, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो ऊर्ध्वाधर को हम लोग बोलते हैं स्तंभ, कॉलम, क्या बोलेंगे। तो देखो ये पहला स्तंभ हो गया, ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्तंभ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा स्तंभ हो जाएगा। तो अब सवाल है कि ये सब स्तंभ है, कॉलम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम। ये आपका हो गया कॉलम हो गया, ये वाला हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलेंगे इसको। ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं कौन सी, पंक्ति, क्या बोलेंगे, पंक्ति। तो पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जैसे आप बेंच पर बैठे हुए हो, तो जो बेंच पर से बैठे हुए ना, तो ये रो हो गया, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, ये रो हो गया, पंक्ति हो गया। नहीं, अब मान लो इस तरह से हम काउंटिंग करें कि माने ये बैठा हुआ इसे, अब ये क्या हो जाएगा, स्तंभ, क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा ये वाला। तो ये क्या हो गया, पंक्ति। तो देखो, तो ये पहला पंक्ति, सवाल है कि ये तीनों पंक्ति है, तो कुछ नाम नहीं देंगे, खाली हम पंक्ति को आर से सूचित करें तो पता चलेगा कौन सी पंक्ति में बात कर रहे हैं, नहीं पता चलेगा। इसीलिए ये पहला पंक्ति, ऊपर से हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो ये पहला पंक्ति है, तो इसको हम लिखेंगे R1, इसको क्या लिखेंगे, R2, इसको क्या लिखेंगे, R3 लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, C1 पहला है तो C1, ये दूसरा है C2, और ये तीसरा है तो क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आव्यूह जो होता है ये किसी चीज का, किसी वस्तु का नाम नहीं है। संख्याओं को हम क्या करते हैं कि आयताकार रूप में सजा देते हैं। तो आयताकार रूप में जो सजाने का जो तरीका होता है, जो विधि होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। संख्याओं को, अब वो संख्या भी हो सकता है, मतलब संख्या वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, या वो कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो किसी संख्या को, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो या कोई फंक्शन हो, तो उसको हम आयताकार रूप में सजा दे, तो ये सजाने का जो तरीका है, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, या इसी को हम बोलते हैं आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आव्यूह। तो आव्यूह में हमें मिलता है पंक्ति और हमें मिलता है स्तंभ। आव्यूह में हमें मिलता है पंक्ति और हमें क्या मिलता है, स्तंभ। पंक्ति किसको कहते हैं, समझ में आ गया, नहीं,
जैसे बेंच पर आप बैठते हो तो जो बेंच, हाँ तो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा, नहीं इस तरह से हाँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। इस तरह से पहला पंक्ति R1, दूसरा पंक्ति R2, तीसरा पंक्ति R3, इस तरह सूचित करते हैं। और कॉलम को C1, C2, C3 से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको हम ऐसे घेर देते हैं तो क्या हो गया, अव्यूह, क्या हो गया, अव्यूह। चलिए एक और अव्यूह लेते हैं, यहाँ पर हम ले लिए 2 -3 प्लस i, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, यहाँ पर ले लेते हैं 3i, यहाँ पर ले लेते हैं 7, यहाँ पर ले लेते हैं 8i, क्या चीज, 8i। ये भी कौन सी है, देखिए वास्तविक संख्या की काल्पनिक संख्या है, आई आ गया, आयोटा, एक काल्पनिक संख्या हो गया, नहीं तो है। तो आप भी अभी क्या डिफिनीशन बताएं कि चाहे वो वास्तविक संख्याओं का अरेंजमेंट हो या काल्पनिक संख्याओं का हो या कोई फंक्शन हो। जैसे फंक्शन में यहाँ पर हम ले रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ पर x² + 1 sin x, 2x - x + 1 cos x, एक और लेते हैं यहाँ पर 3x 4 -3x, ये भी कौन सी है, एक ही अभी है, लेकिन ये सब फंक्शन है। x का मान कुछ रखोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो एक रूल हो गया, रूल क्या कहलाता है, फंक्शन। x के जब कुछ रखोगे, इसको हल करोगे तो कुछ मिलेगा। ये जो अवयव है ना, एक फंक्शन में है, ये अवयव जो है ना एक इमेजिनरी नंबर में है, और यह अवयव जो है ना एक रियल नंबर्स में है, नहीं लेकिन है तो सब अवयव ही। तो सवाल है कि इसको सूचित कैसे किया जाता है। मान लो खाली इसको अवयव कहें, इसको भी अवयव कहें, इसको भी अवयव कहें, तो काम चलेगा, नहीं सब अलग अलग टाइप का है, सब अलग अलग टाइप का है। इसीलिए अवयव को हमारे मैथमेटिशियन ने कहा कि अवयव को अंग्रेजी जो वर्णमाला होता है, लेटर्स होता है ना, कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो मान लो इसको हम अवयव ए मान सकते हैं, इसको हम अवयव बी मान सकते हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल मत लिखिएगा, इसको हम अब हम कहेंगे कि एक अवयव ए है, तो चलिए ये सब अवयव हो गया। तो अवयव को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स ए बी सी डी बड़े लेटर्स यूज करते हैं। ये सॉल्यूशन में नहीं कहेगा, वो सॉल्यूशन दे देगा, तो आपको समझना है ना कि छोटा ही लिखे कि बड़ा ही से लिखे। ये आप कब समझिएगा, जब इंट्रोडक्शन अच्छा से पढ़िएगा, सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर्स हम यूज करते हैं। चलो अब एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि हम आपसे एक चीज पूछे कि ये 3 है कहाँ, ये 3 का एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, 3 कैसे बताओगे कि 3 है कहाँ, नहीं इसका लोकेशन हमको पता होना चाहिए कि ये 3 कहाँ है। कोई पूछ देगा सर 3 के बारे में थोड़ा बताओ ना कि इस अवयव में 3 कहाँ है, मतलब आपसे लोकेशन जानना चाह रहा है इसका, मतलब इस, हाँ इसका लोकेशन आपसे, इसका एड्रेस आपसे पूछ रहा है क्या है। तो इसके लोकेशन के लिए हमारे मैथमेटिशियन ने कुछ रूल बनाया, कुछ ला बनाया, और ला क्या है, वही पंक्ति और स्तंभ है, रो और कॉलम है, ठीक है। तो अवयव के जो संख्याएं हमने लिखा है ना, तो ये सभी अवयव के अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अवयव ए हो गया, तो इस अवयव के अवयव कौन कौन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। अब इसका एड्रेस क्या चीज है, इसका एड्रेस क्या है, तो चलो हम 2 की बात करते हैं। तो 2 की हम बात करते हैं तो आप कहोगे कि सर ये 2 जो है ना,
पहला पंक्ति, पहला पंक्ति, हाँ पहला पंक्ति, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, पहला, तो हम लोग अवयव का ए से सूचित करते हैं। ध्यान से देखना है यहाँ पर, अवयव को हम सूचित करते हैं किससे? ए से। तो ए हो गया, तो सब अवयव है तो सबको हम ए से ही सूचित करेंगे। ए ए ए ए ए ए, सब ए हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, ये दो की इसकी बात करते हैं। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में है, पहला पंक्ति और, तो ये कहेंगे पंक्ति को हम लोग शुरू में, देखो पहले जो होता है ना, पंक्ति को काउंटिंग करते हैं तब स्तंभ की काउंटिंग करते हैं। पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, तो पंक्ति, पहला पंक्ति, तो यहाँ पर पैर के पास लिखते हैं पहला पंक्ति और पहला स्तंभ A11। इसका लोकेशन हो गया A11। A11 का मतलब हो गया पहला पंक्ति पहला स्तंभ। आंसर में अब इसका लोकेशन क्या है? तीन का क्या चीज है? तीन का क्या चीज, ध्यान से देखो। अब तो पहला पंक्ति में है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और दूसरे स्तंभ में है, देखो ना पहला पंक्ति नहीं हो गया ये R1 हो गया, ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। ये क्या है? C1 पहला स्तंभ, ये दूसरा, और ये क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो पहला पंक्ति में है तो 1 लिख दिए, और दूसरा स्तंभ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? ये भी पहला पंक्ति में है तो क्या कहेंगे? पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। यहाँ पर क्या होगा देख लो, अब ये वाला 5 की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो दूसरा पंक्ति में है तो 2, ये भी दूसरा पंक्ति में तो 2 लिख दो ना, क्या दिक्कत है? ये पहला स्तंभ है तो 1, ये दूसरा स्तंभ है तो 2 हो जाएगा, हो गया। इस तरह से जो लिखने का तरीका होता है ना, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। ये क्या हो गया? जनरल, मतलब जो भी आप व्यू के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, कुछ इसी फॉर्म में होते हैं। A11, A12, A13, दूसरा पंक्ति तो A21, A22, A23, तीसरा पंक्ति लेते तो A3, जैसे यहाँ पर देखो ये किसके जगह पर? A11, ये वाला A12, नीचे लिखिएगा पैर के पास, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया मैथमेटिक्स में कहने का तरीका, एक अपना लॉजिक होता है चीज को समझने का, कैसे लिखते हैं इस चीज को। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, यदि हम बात करें कि ये कहाँ पर है, तो ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तीसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति का दूसरा सदस्य, तीसरा पंक्ति का, तो बस लिख दो ना, लिख दो तीसरा पंक्ति का तीसरा पंक्ति का, देखो तीसरा पंक्ति में है तो तीसरा पंक्ति का दूसरा सदस्य हो जाएगा, तीसरा पंक्ति का दूसरा सदस्य। तीसरा पंक्ति का, देखो ना तीसरा पंक्ति में है तो तीसरा पंक्ति का कहने के लिए, अपने समझने के लिए, लेकिन सामने वाले से हम बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे कि तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला रो और दूसरा कॉलम का, इसीलिए हमने यहाँ पर A32 लिखा, A32 लिखा। लेकिन अपने समझने के लिए बोल सकते हैं कि तीसरा पंक्ति का दूसरा सदस्य है तो A32। तो इसको अब ध्यान देखो, ये वाला चीज अब हम लिखते हैं ना यहाँ पर AMN, ये जो होता है ना, ये पंक्ति को निर्देशित करता है, ये पंक्ति को, ये जो होता है ना कॉलम, स्तंभ को, ये किसको? स्तंभ को, मतलब ये रो को सूचित करता है, ये सूचित करता है कॉलम को, याद रखना, ये सूचित करता है कॉलम को। अब इसको बोलते क्या चीज है? AMN बोलते हैं कि कुछ और तरीका है इसको बोलने का?
नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे ही AMN A12 A23 ऐसे ही इसको हम बोलते हैं, याद रहेगा ना, AMN A12। अच्छा चलो जी, हम पूछते हैं कि A22 इसमें, इस अवयव में A22 की जगह पर क्या चीज है, मतलब दूसरा पंक्ति का दूसरा सदस्य, तो दूसरा पंक्ति का दूसरा सदस्य, तो A22 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका, A22 क्या हो जाएगा, 7। अब हम पूछते हैं कि A13 मतलब पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में, मतलब अपने कंसेप्ट के पहला पंक्ति के तीसरा एलिमेंट कौन है, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे A13 बराबर कितना, 4 हो जाएगा, A13 बराबर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आता है, यहाँ पर कोटि, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, तो चलिए यहाँ पर एक आप व्यू ले रहे हैं, 2 6 7 5 3 2। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसको जनरल फॉर्म क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 हो जाएगा इतना। अब देखो इसका ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसमें जितने पंक्ति है जितने स्तंभ है ना, तो उस चीज को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, तो इसमें कै ठो पंक्ति है, 1 2 पंक्ति, पंक्ति यही ना कहलाएगा, ये वाला, ये पहला पंक्ति हो गया, ये क्या हो जाएगा, दूसरा, तो ये दूसरा पंक्ति हो गया, तो कितना पंक्ति इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। स्तंभ कै ठो देखो तो, पहला, दूसरा, और क्या हो जाएगा, तीसरा, 3 स्तंभ है, तो लिखेंगे 2/3 या 2x3, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 2/3 या 2x3, 2x3 इसको बोला जाता है, गुना मत बोलिएगा, 2 गुना 3, यार 2 किसको सूचित करता है, पंक्ति को, स्तंभ, 3 किसको, कॉलम को, तो यहाँ गुना कुछ अच्छा नहीं लगता है, नहीं, 2 गुना 3 मतलब दो, हाँ 6, खैर वो अलग चीज है, 6 तो होगा ही, लेकिन इसका मीनिंग जो है ना, गुना करने पर कुछ और टाइप से इसका आ जाता है, इसीलिए हम जनरली इसको, भले ही आप घर पे या सिंगल हैं तो गुना बोल सकते हैं, लेकिन 2 आदमी के बीच में इसको आप गुना मत बोलिएगा, 2/3 या 2x3 इसको बोलिएगा, 2x3 इसको बोलिएगा, आ समझ में। तो ये जो होता है ना, यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना, ये कहलाता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर, क्या बोलते हैं, कोटि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोटि। तो हम कहेंगे कि अवयव ए जो है कितने ऑर्डर का है, तो कहिएगा 2/3 ऑर्डर का है, तो हमें ऑर्डर ये बताता है कि इस अवयव में कितने पंक्ति हो और कितने स्तंभ है, ये ऑर्डर बताता है हमें, ऑर्डर क्या बताता है, ऑर्डर हमें ये बताता है कि कितने पंक्ति है और कितने स्तंभ है, ये बताता है, ठीक है, कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ है, ये हमें ऑर्डर बताता है। अब हम आपसे ये पूछते हैं, एक अवयव हम ले रहे हैं, 2 5 7 3 2 9। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि ये कितने ऑर्डर का है, तो पहले यहाँ पर आप पंक्ति की संख्या लिखो, 1 2 3, मतलब पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, नहीं तो हो जाएगा कितना, 3, 1 2, तो हम कहेंगे 3/2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस अवयव का ऑर्डर जो होगा वो होगा 3/2 या 3x2 हो जाएगा।
और इसको गुना कर दोगे ना तो जितना आएगा उतना ही एलिमेंट्स इसके अंदर होगा। तो 3 दूनी 6 एलिमेंट्स होगा। इस अवयव के यदि हमको ऑर्डर पता चल जाए तो हम एलिमेंट बता सकते हैं, एलिमेंट बता सकते हैं। तो 3/2 मतलब 6, अर्थात इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। और इसका जनरल फॉर्म जो होता है ना, ध्यान से देखो, इसका जनरल फॉर्म होता है, इसको हम लोग कोई अवयव है ना, इसका जनरल फॉर्म ए बड़ा ब्रैकेट ए आई जे, यहाँ पर एम गुना एन, हर समय यही हो गया किसी अवयव का जनरल फॉर्म। आई किसको सूचित करता है? पंक्ति को। और जे किसको? हाँ, तो यहाँ पर आई जो है, आई जो है आपका ये सूचित करता है रो को। किसको सूचित करता है? रो को सूचित करता है। और जे जो है ना वो सूचित करता है कॉलम को। किसको सूचित करता है? कॉलम को। इतना याद रखना है। जैसे हम कहें यहाँ पर, ध्यान से देखो, यदि हम कहते हैं यहाँ पर कि आप एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है, एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है और 2 गुने 2 कोटि का एक ऑर्डर बना हुआ, नहीं, एक ऑर्डर बना मतलब एक अवयव बना हुआ, तो क्या करोगे? ए, ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि 2 ठो पंक्ति होगा और 2 ठो, तो कुछ इस टाइप से होगा। अब यहाँ पर एलिमेंट का नाम नहीं दिया है, एलिमेंट का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A11, A12, A21 और A2, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं, ये हो गया अपना जनरल फॉर्म हो गया। और इसके आधार पर आपको अवयव लिखने के लिए दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, जो आपके एक्सरसाइज में भी है। इस तरह का जनरल फॉर्म दिया हुआ है, इस तरह का। और यहाँ पर करेगा आई और जे में एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा, नहीं, और उसके आधार पर आपको क्या करना है, जैसे दे देगा यहाँ पर दे देगा कि ए आई जे बराबर है आई प्लस जे बाई कितना 2, मतलब आई की जगह यहाँ पर आई जे ऐसे कुछ दिया हुआ रहेगा। मतलब इस टाइप का आपका रिलेशन जो है एक्सरसाइज में दिया हुआ है। और इस तरह से रिलेशन से आपको एक अवयव का करना रहेगा, बनाना रहेगा, अवयव बनाना रहेगा। ये हो गया हम लोग का। अभी तक क्या पढ़े आप? अभी तक आप पढ़े कि अवयव क्या होता है। अवयव, तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन। अवयव वास्तविक या सम्मिश्र या फलनों का एक क्षैतिज या उदग रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्षैतिज रेखाएं अवयव की पंक्तियां कहलाता है और उदग रेखाओं को क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स ए बी सी इत्यादि से क्या करते हैं? सूचित करते हैं, नहीं, सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, नहीं, ये हो गया आपका पहला पंक्ति हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये सब स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, तो पंक्ति को R1 R2 R3 से सूचित करेंगे और स्तंभ को C1 C2 C3 से सूचित करेंगे। फिर अवयव की कोटि क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है? यदि किसी अवयव में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो यह m बाई n, m क्रॉस n कोटि का अवयव कहलाता है, जिसको हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? सूचित करते हैं। और अवयव का मानक रूप होता है, अवयव यदि ए हो इसका मानक रूप हो जाएगा ए आई जे और m क्रॉस n हो जाएगा। m जहाँ आई जो है पंक्ति को सूचित करता है और j जो है कॉलम को सूचित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अवयव के अवयव, ये जो देख रहे हैं ये सब अवयव का कौन सी हो गया? अवयव हो गया। इसको जनरल फॉर्म में कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं? लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। कह रहा है कि यहाँ 2 3 4 5 6 7 जो आप देख रहे हैं ये अवयव के अवयव हैं, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला पंक्ति, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ A11, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो A12 हो जाएगा। ये इसका लोकेशन हो गया, एड्रेस हो गया, जो इस तरह से हम क्या करते हैं? लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब अवयव के
टाइप टाइप जो होता है मतलब अवयव भी बहुत प्रकार का होता है कि नहीं, उसको सजाने के तौर तरीका के आधार पर अवयव को हम बांट सकते हैं टाइप उसमें, है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स है जो आप देख रहे हैं। क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कह रहा है कि जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो उस तरह के अवयव को हम बोलते हैं क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब समझो कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या उसका तो कुछ ना ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर में यदि पंक्ति की संख्या कम हो और स्तंभ की संख्या ज्यादा हो, तो इस तरह के अवयव को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव। जैसे देखो यहाँ पर इसमें 2 ठो पंक्ति है और 3 ठो स्तंभ है, 2 ठो पंक्ति है और 3 ठो स्तंभ है, तो पंक्ति की संख्या कम है और स्तंभ की संख्या ज्यादा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे क्षैतिज अवयव। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि क्षैतिज कुछ बढ़ चढ़ कर हमको दिख रहा है, और ये क्या है थोड़ा कम, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि इसमें मतलब क्या कहोगे इसको, जो रो में जो है ना, हाँ रो वाला टर्म आपको कुछ ज्यादा ही मतलब एक्टिव लगता है हमको, और ये वाला क्या है कम लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब क्षैतिज की संख्या, रो की संख्या कम हो और स्तंभ की संख्या कौन सी हो, सही है, तब जाकर के ऐसा होगा। इसका रिलेशन ये होता है कि m जो होगा ना लेस देन n होगा, मतलब m जो होगा n से क्या होगा, कम होगा, तो उसको हम कहेंगे क्षैतिज। क्या कहेंगे, इसी का उल्टा यदि बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, तो उसको उदग्रावी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, वर्टिकल मैट्रिक्स इसको कहेंगे, उसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। ये हो गया आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। नहीं तो इसमें क्या होना चाहिए आपको, ये m जो है ना, ये मतलब पंक्ति की संख्या ज्यादा हो और स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पंक्ति की संख्या ज्यादा, स्तंभ की संख्या कम हो, तो इस तरह के अवयव को हम कहते हैं उदग्र अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर यहाँ पर आ गया पंक्ति अवयव, ये था क्षैतिज अवयव वो था, ये है पंक्ति रो मैट्रिक्स, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम हो, सॉरी एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो, तो उसको हम बोलते हैं पंक्ति अवयव। क्या बोलते हैं, तो देखो इसमें क्या चीज, देखो एक पंक्ति है मतलब m के जगह पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, m के जगह पर 1 हो, मतलब एक यदि पंक्ति है, क्या चीज है, एक पंक्ति है, तो उसको हम बोलेंगे पंक्ति अवयव। उसी तरह से एक यदि सिर्फ स्तंभ है, एक स्तंभ है, नहीं एक कॉलम है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव बोलेंगे। एक पंक्ति हो तो क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव। एक स्तंभ हो, एक पंक्ति हो एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव बोलेंगे, याद रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा करके इसी से रिलेटेड प्रश्न आपको दे सकता है, इस तरह से दे देगा, कहेगा बताइए किस तरह का अवयव है, किस तरह का मैट्रिक्स है कि नहीं। तो आपको याद रखना पंक्ति, तो पंक्ति का मतलब सिर्फ एक पंक्ति हो। अच्छा इसमें स्तंभ कितना है, 1 2 3, 3 स्तंभ है, तभी तो 1/3 है यहाँ पर। और इसमें देखो तो पंक्ति, पंक्ति कैटो है, रो कैटो है, रो 3 है, पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, तो पंक्ति जो है 3 है और स्तंभ, स्तंभ 1 है, 1 2 3, 3 पंक्ति है और स्तंभ कौन सी है, 1 है, इसीलिए 3/1 है यहाँ पर, 3/1 है। अरे समय तो देखो तो कितना स्तंभ है, 1, इसीलिए इसको हम बोलेंगे स्तंभ अवयव। क्या बोलेंगे इसको, स्तंभ अवयव इसको बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा शून्य अवयव या रिक्त अवयव, जिसको जीरो मैट्रिक्स या नॉल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसका नाम ही से इसका डिफिनेशन याद हो जाएगा। जीरो मतलब जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, तो ऐसा अवयव जिसके सभी एलिमेंट शून्य हो उसको हम कहते हैं शून्य अवयव। और शून्य अवयव को कुछ हम ऐसे भी जीरो भी लिख देते हैं अवयव के टर्म में, तो उसको शून्य अवयव माना जाएगा। तो ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे जीरो से सूचित किया जाता है। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वर्ग में कौन सी है, m और n दोनों बराबर होना, जितना पंक्ति हो उतना ही स्तंभ हो, तो m बराबर n टाइप के जो भी होंगे उस सबको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये देखो 2/2, जितनी पंक्तियों की संख्या उतना ही स्तंभों की संख्या, कौन सा अवयव हुआ, मैट्रिक्स, कौन सा अवयव, स्क्वायर, कौन सा अवयव,
स्क्वायर वर्ग अवयव हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव? विकर्ण, डायगोनल। तो देखो जैसे हम लोग पढ़े हैं, जैसे अपना ये वर्ग हो गया, तो इसमें एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला डायगोनल जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मुख विकर्ण, इसको बोलते हैं, याद रखना इसको क्या बोलते हैं। तो जब भी हम विकर्ण की चर्चा करेंगे ना, जब भी हम विकर्ण की चर्चा करेंगे तो ये वाला विकर्ण के बाद इसी को मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसको हम मुख्य विकर्ण नहीं कहेंगे, इसको हम लोग मुख्य विकर्ण। तो विकर्ण का मतलब ऐसे मिलाओगे तो इसी को मुख्य विकर्ण कहते हैं, याद रहेगा ना। विकर्ण दो ठो, डायगोनल कितना? दो, एक ये भी डायगोनल हो जाएगा, एक ये भी डायगोनल हो जाएगा, लेकिन मुख्य विकर्ण की ही हम बात करते हैं सिर्फ, याद रहेगा ना। तो मुख्य विकर्ण पर देखो कह रहा है कि विकर्ण अवयव किसको कहते हैं, तो मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट जीरो, तो उसको हम कहते हैं विकर्ण अवयव। एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर ही एलिमेंट हो, बाकी सब कौन सी हो? जीरो, तो उसको हम क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव कहेंगे, याद रहेगा। विकर्ण अवयव किसको कहता है कि जिस अवयव में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाया गया है कि मुख्य विकर्ण पर 2 है, 5 है, 3 है, बाकी कौन सी है? 0 है, तो इसी को हम कहते हैं विकर्ण अवयव। ये भी एक वर्ग अवयव होता है, क्या होता है? तो इसको याद रखिएगा कि विकर्ण अवयव जो है ना, एक वर्ग अवयव होता है। देखो ना यहाँ पर हाँ, तो ये विकर्ण अवयव ही होता है क्या? सॉरी, ये वर्ग अवयव ही होता है, ये वर्ग अवयव हो जाएगा आपका, वर्ग अवयव हो जाएगा ये वाला, याद रखेगा इतना। अच्छा चलो अब हम बात अदिश स्केलर। देखो लगभग ये आपको लगता होगा कि दोनों सेम चीज है, दोनों कौन सी है? सेम चीज है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर इसमें क्या है डिफिनीशन, हालांकि डिफिनीशन आप पढ़े हुए तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये मुख्य विकर्ण पर सेम एलिमेंट होना चाहिए। जिस इसमें देखो क्या है, 2 है, 5 अलग अलग है, इसीलिए इसको हम विकर्ण अवयव कहेंगे। इसको हम बोलेंगे अवयव, क्योंकि ये भी विकर्ण अवयव है, ये भी आपका विकर्ण अवयव ही है, लेकिन यहाँ पर विकर्ण पर सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए इसको हम विकर्ण अवयव न कह करके इसको हम अदिश अवयव कहेंगे। है विकर्ण अवयव, और विकर्ण अवयव का परिभाषा क्या चीज है कि विकर्ण पर एलिमेंट हो, बाकी सब कौन सी हो? शून्य हो, बाकी सब एलिमेंट कौन सी हो? शून्य हो। तो यहाँ भी तो वही काम है, विकर्ण पर कुछ है लेकिन बाकी सब कौन सी है? शून्य है, तो इसका मतलब विकर्ण अवयव है, लेकिन यहाँ पर विकर्ण पर जो है एक ही तरह का एलिमेंट है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे अदिश अवयव। तो अदिश अवयव का क्या डिफिनीशन होगा? जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो, इसी को क्या कहते हैं? अदिश अवयव कहते हैं। हाँ, वर्ग अवयव ही होगा ये सब वर्ग अवयव है, अरे सुनो ना, ये सब वर्ग अवयव ही है आपका, क्या चीज है? वर्ग अवयव है। अब यहाँ पे एक आता है इकाई अवयव या तत्समक अवयव, जिसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ये बहुत जगह आपको जरूरत पड़ता है इसका, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? तो जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। हर समय इसकी खासियत क्या है? इसकी देखो खासियत क्या है कि विकर्ण पर सिर्फ 1 होता है, इसीलिए तो इसको इकाई अवयव कहा जाता है, यूनिट इकाई। विकर्ण पर क्या होगा? 1, विकर्ण पर क्या होगा? 1, तो 1 1 1, इसीलिए इसको हम कहा। बाकी एलिमेंट क्या होगा? शून्य, बाकी एलिमेंट क्या होगा? शून्य। तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो तथा शेष कौन सी है? शून्य हो, तो उसको हम बोलते हैं इकाई या तत्समक अवयव। ज्यादा हम लोग को तत्समक अवयव ही टर्म में मिलेगा, तत्समक अवयव, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो विकर्ण पर यदि एलिमेंट हो और बाकी सब शून्य हो तो विकर्ण अवयव। यदि विकर्ण पर सेम एलिमेंट आ गया तो अदिश अवयव। यदि विकर्ण पर यदि 1 1 आ गया, बाकी सब 0 आ गया, तो उसको तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको कहते हैं, मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अच्छा अब एक आता है त्रिभुजकार अवयव, ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। तो त्रिभुजकार अवयव किसको कहते हैं? ध्यान से देखो, ये विकर्ण देख रहे हो ना, ये विकर्ण देख रहे हो ना,
तो विकर्ण देखो, अब त्रिभुजकार अभी दो प्रकार का, एक निम्न होता है, एक होता है ऊंच। एक निम्न एक क्या होता है ऊंच, एक लोअर, एक होता है अपर। एक लोअर एक क्या होता है अपर। तो लोअर में क्या होता है कि मुख विकर्ण के नीचे अवयव होता है लेकिन ऊपर जीरो हो। लोअर मतलब नीचे, तो नीचे तो कुछ अवयव हो, 1 2 3 4 ऐसे कुछ हो, लेकिन ऊपर के एलिमेंट का शर्त यही है, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे निम्न त्रिभुजकार आव्यूह। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, निम्न त्रिभुजकार आव्यूह किसको कहते हैं, लोअर मतलब नीचे कुछ एलिमेंट हो लेकिन ऊपर जीरो होना चाहिए। ऊपर का एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अपर सिर्फ इसका उल्टा, जो अपर में कुछ एलिमेंट हो लेकिन नीचे क्या हो, जीरो। विकर्ण के नीचे कौन चीज हो, शून्य। तो उसको आता है तो क्या, लेकिन टोटल एलिमेंट जो है ना ऊपर शून्य होना चाहिए। ऊपर टोटल ऊपर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। नीचे टोटल शून्य थोड़ा ना है नीचे, हर समय। अच्छा अपर में क्या, उच्च में क्या, अपर में कौन चाहिए कि अपर में कुछ हो लेकिन नीचे उसके मुख विकर्ण के नीचे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। उसमें एक भी ऐसा एलिमेंट शून्य को छोड़कर कुछ भी नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे उच्च त्रिभुजकार आव्यूह बोलेंगे। उच्च त्रिभुजकार आव्यूह उसको हम लोग बोलते हैं। आव्यूह की समानता कि दो आव्यूह को हम बराबर कब कहते हैं, तो दो आव्यूह को हम बराबर तभी कहते हैं जब वो समान ऑर्डर का हो। कोटि कौन सी हो, समान हो। ये देखो एक आव्यूह ए हो गया, ये भी m गुने n ऑर्डर का है, मतलब m बाई n ऑर्डर का है। ये बी आव्यूह हो गया, ये भी m बाई n ऑर्डर का है। तो दोनों का ऑर्डर कौन सी है, सेम है। तो हम कहेंगे ए और बी कौन सी है, समान आव्यूह। कौन सी है, समान है। तो दो आव्यूह हो और उसका ऑर्डर सेम हो, दो आव्यूह हो उसका ऑर्डर सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, समान आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, समान आव्यूह कहते हैं। याद रहेगा। ये हो गया हम लोगों का मतलब कि आव्यूह ऑर्डर हो गया, आव्यूह के जो प्रकार हो गया नहीं। और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा आव्यूहों पर संक्रिया। मतलब जैसे संख्याओं को हम दो वास्तविक संख्या है तो उसको जोड़ते हैं तो वास्तविक संख्या ही आता है। उसी तरह से दो आव्यूह को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, दो आव्यूह को हम गुणा कर सकते हैं नहीं। तो नेक्स्ट हमारा क्लास में ये आपका रहेगा, ये आपका रहेगा।